हेलो गाइस, वेलकम टू एजुगिरी। आज हम 18 जुलाई का द हिंदू एनालिसिस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कर्नाटका हॉल्ट का मतलब क्या होता है? स्टॉप। कर्नाटका ने स्टॉप कर दिया क्या? जॉब्स बिल एज इंडस्ट्री रेजेस अप्रोर। ठीक है ना। तो अब हमने कल पढ़ा था कि कर्नाटका के अंदर क्या बिल आ गया है कि लोकल्स को प्राइवेट जॉब में लोकल्स को प्रायोरिटी दी जाएगी। और कितना रिजर्वेशन होगा? परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन कितना था कि 50% मैनेजमेंट जॉब्स में और 70% अदर जॉब्स में उन्होंने रिजर्वेशन कर दिया। किसके लिए? कर्नाटका के लोकल्स के लिए। और क्राइटेरिया क्या कर दिया उसके अंदर कि आपको कन्नड़ लिखनी आनी चाहिए, बोलनी आनी चाहिए। अगर आपने 10th में पेपर क्लियर नहीं करे थे कन्नड़ के तो फिर आप अब करोगे। मतलब आप 15 ईयर्स से स्टेट में रहते होने चाहिए। तो इन्होंने ये डिफाइन करा। बट जो इंडस्ट्री है, क्योंकि कर्नाटका के अंदर ही बैंगलोर है जो कि हम सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया जिसको बोलते हैं, टेक का हब बोलते हैं जिसको, तो वहां से लोगों ने इंटायर कर्नाटका कंपनीज वर लाइक ये सही नहीं है। ठीक है, तो एक बार रिवाइज मार लेते हैं कि लोकल कैंडिडेट कौन है। अ लोकल कैंडिडेट इज अ पर्सन हु इज born in the state of Karnataka and who is domiciled in the state for a period of 15 years and who is capable of speaking, reading, writing Kannada in a legible way. ठीक है ना। तो नहीं तो टेस्ट भी पास करवाएंगे। तो यहाँ पर कर्नाटका स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ द लोकल कैंडिडेट्स इन इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज एंड अदर एस्टैब्लिशमेंट। इट मैंडेट्स इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, एस्टैब्लिशमेंट 50% मैनेजमेंट कोटा, 70% नॉन मैनेजमेंट पोजिशंस में रिजर्वेशन कर रहे थे लोकल्स के लिए। ठीक है ना। तो इंडस्ट्री ने बोला कि भाई ये बिल्कुल भी सही नहीं है, हमें तो कैंडिडेट्स जो हैं वो स्किल बेस्ड चाहिए होते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर कर्नाटका ने ये बिल होल्ड पे रख लिया। तो हम लिख लेंगे कर्नाटका puts hold on local reservation bill in private jobs। तो प्राइवेट जॉब्स के अंदर ये रिजर्वेशन रख रहे थे, लोकल रिजर्वेशन रख रहे थे। कर्नाटका ने उसके ऊपर होल्ड लगा दिया है। ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे। IIT दिल्ली एक्सपर्ट क्वेश्चंस IIT मद्रास क्लेम ऑफ नो एबनॉर्मेलिटी इन नीट यूजी 2024। अब यहाँ पर नीट का जो इशू है वो डिस्कस कर लेते हैं। पहले ये लिखना नहीं है, समझ लो बैकग्राउंड। तो नीट जो है वो मेडिकल यूजी के अंदर जो आफ्टर 12th मेडिकल कोर्सेज हैं उसके अंदर एडमिशन लेने के लिए आपको नीट देना पड़ता है। जैसे MBBS हो गया, BDS हो गया, ये सारे कोर्सेज के लिए। ठीक है ना। इस बार 2024 के अंदर बहुत इश्यूज आए नीट में। NTA ये एग्जाम कंडक्ट करती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है वो ये एग्जाम कंडक्ट करती है। इस बार बच्चों का स्कोर जो है वो बहुत ज़्यादा हाई आया है। ठीक है ना। ड्यू टू हाई स्कोर, क्योंकि स्कोर बहुत ज़्यादा हाई स्कोर है। ठीक है ना। और टॉपर्स ही मतलब फुल मार्क्स ही बहुत सारे स्टूडेंट्स के आए हैं और मार्क्स में एक बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज है, जो कि सब कह रहे हैं कि अनएक्सप्लेन्ड इंक्रीज है कि इतने ज़्यादा स्कोर बच्चे लेके कैसे आ पाए। और प्लस एक तो अनएक्सप्लेन्ड इंक्रीज इन स्कोर है, प्लस कहीं कहीं पे लीकेज भी हुई है। लीकेज ऑफ पेपर भी प्रूव हुई है कि गुजरात बिहार में पेपर लीक हुआ है। ठीक है ना। अब ये लोग कहाँ गए? ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए कि भाई ये गलत है। ठीक है ना। CBI इंक्वायरी कर रहा है इसके अंदर। और इसी बीच में IIT मद्रास कहता है कि पेपर में कोई भी एबनॉर्मेलिटी नहीं थी। ठीक है ना। बच्चे जो हैं अनएक्सप्लेन्ड इंक्रीज नहीं है, बिल्कुल इंक्रीज जो है वो एक्सप्लेन्ड इंक्रीज है। एक्सप्लेन्ड इंक्रीज को उन्होंने कहा कि जो सिलेबस है वो कम कर दिया गया था, इसीलिए बच्चे जो हैं वो ज़्यादा स्कोर कर पाए हैं। वहीं पर जो IIT दिल्ली है वो इस चीज़ को चैलेंज कर रहा है कि जो IIT मद्रास का क्लेम है कि कोई भी एबनॉर्मेलिटी नहीं थी नीट UG के पेपर में, ये गलत है। ठीक है ना। As an expert of Indian Institute of Technology, Delhi has punched holes in the IIT Madras report submitted to Supreme Court at the behest of National Testing Agency on the National Eligibility cum Entrance Test 2024 paper leak, which claims that there was no abnormality in the new way marks, ranks and were distributed for 23 lakh students. अब यहाँ पर IIT मद्रास ने क्या कहा है कि कोई भी दिक्कत नहीं थी, एबनॉर्मेलिटी नहीं है। ठीक है ना। अब वहीं पर जो IIT दिल्ली वाले हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, IIT मद्रास की जो रिपोर्ट है वो सही नहीं है। द IIT मद्रास रिपोर्ट हैड एनालाइज्ड डाटा ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड वर्सेस देयर स्कोर एट अ नेशनल लेवल फॉर 2 years and stated that it showed a bell curve. It also stated that the distribution of marks is quite normal on comparing 2 years of data. तो वो क्या कह रहे हैं कि बेल कर्व बन रहा है और डाटा को देखकर द बेल कर्व प्लॉटेड बाय IIT मद्रास टीम वाज एनालाइज्ड बाय विशाल वैभव। तो यहाँ पर किस असिस्टेंट प्रोफेसर ने एनालाइज किया? विशाल वैभव ने। ठीक है।
Dr. Webber's report on this will be submitted to Supreme Court for the Thursday hearing. The lead petitioners who have taken on the NTA for alleged irregularities in NEET 2024 are Vanshika Yadav and Shivangi Mishra. A copy of Dr. Webber's report that was assessed by the Hindu states that the test proposed by IIT Madras team does not qualify as a valid statistical test. अब यहाँ पे IIT दिल्ली क्या कह रहे हैं कि ये एक valid statistical test नहीं है. ठीक है. The recipe proposed by the IIT Madras team does not rise to the level of a statistical test because it lacks in the requisite specificity to aid decision making. कि उन्होंने ऐसा ये रिपोर्ट नहीं बनाया कि डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सके. तो यहाँ पर ये सारा तो बैकग्राउंड है. अब यहाँ पे हम लिखेंगे IIT दिल्ली expert questions IIT Madras claim of no abnormality in NEET UG 2024. ठीक है ना. अब यहाँ पर अगर हम हिस्ट्री लिखें तो IIT मद्रास ने क्या कहा है. IIT मद्रास रिपोर्ट ने क्या कहा है इसके पॉइंटर्स लिख लेते हैं. नंबर 1, ठीक है ना. रिपोर्ट सबमिटेड टू सुप्रीम कोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ NTA. ठीक है ना. NTA के अगर फुल फॉर्म नहीं पता तो ये लिख लेना, पहले लिखवाए हुए मैंने. ठीक है ना. तो उसमें इट इज क्लेम्स विद रिगार्ड टू, ये किसके है, विद रिगार्ड टू एबनॉर्मलिटी नीट, ये तो हमने हेडिंग में लिख लिया. तो इसमें ये क्या बोल रहे हैं, क्लेम्स दैट नो एबनॉर्मैलिटी किस चीज में एबनॉर्मैलिटी नहीं है, इन द वे मार्क्स and ranks are distributed. ठीक है ना. अब यहाँ पे IIT मद्रास रिपोर्ट क्या कह रही है, IIT मद्रास रिपोर्ट कह रही है कि स्टेटेड दैट इट शोड बेल, ठीक है ना, अपीयर्ड वर्सेस एनालाइज्ड डाटा. अब इसमें किसका, एनालाइज्ड डाटा ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड in 2023 and 2024 stated that it showed a bell curve. मतलब अगर वो डाटा स्टैटिस्टिकली रिप्रेजेंट करे तो बेल कर्व शो कर रहा है. ठीक है ना. अब उसके बाद ये किसने बनाया है डाटा, ये जो डाटा है एनालाइज्ड बाय विशाल वैभव. ठीक है ना. विशाल वैभव ने इसको एनालाइज करा है, जो कि एक असिस्टेंट प्रोफेसर है IIT मद्रास में. ठीक है ना. अब यहाँ पे द बेल कर्व प्लॉटेड बाय IIT मद्रास टीम वाज एनालाइज्ड बाय ऑप्टिक्स एंड प्रोसेस सेंटर IIT दिल्ली फॉर द पिटिशनर्स नीट 2024 केस. अब यहाँ पर ये नहीं ये जो हाँ, अब ये नेक्स्ट उसमें लिखेंगे कि IIT दिल्ली जो है वो क्या कह रहा है. ठीक है ना. वो यहाँ पर लिखेंगे कि IIT दिल्ली जो है वो कह रहा है, IIT दिल्ली, ठीक है, IIT दिल्ली जो कह रहा है. ठीक है ना. अब यहाँ पे सबसे पहले एनालाइज्ड द रिपोर्ट बाय IIT मद्रास. रिपोर्ट किसने एनालाइज्ड बाय विशाल वैभव ने एनालाइज करी है. ये असिस्टेंट प्रोफेसर का नाम है जिन्होंने एनालाइज करी है. एंड वो क्या कह रहे हैं, दिस टेस्ट proposed by IIT Madras team does not qualify as a valid statistical test. ठीक है ना. lacks will not aid in decision making. अब यहाँ पर हमें दो चीजें ध्यान में रखनी है. एक तो पास्ट
बैकग्राउंड की नीट से रिलेटेड क्या चल रहा है, ठीक है ना। दूसरा हमें पता होना चाहिए कि आईआईटी मद्रास रिपोर्ट लेके आया एनटीए के बिहाफ पे, जिसमें बोला कि जो स्कोर्स में इंक्रीज आया है वो एबनॉर्मल नहीं है, वो सही है, क्योंकि सिलेबस में डिक्रीज आ गया था तो बच्चों ने ज़्यादा पढ़ लिया तो मार्क्स ज़्यादा आ गए, ठीक है ना, ये बोल दिया उन्होंने। और ठीक है, उसके बाद उन्होंने एनालाइज किया डाटा 2023 और 2024 का, दैट इट शुड बी। अब यहाँ पर जो स्टैटिस्टिकली डाटा उन्होंने रिप्रेजेंट किया वो क्या था, बेल कर्व था। उसके बाद आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर विशाल वैभव ने ये डाटा उठाया, उन्होंने इसको एनालाइज किया और कहा कि ये जो है, ये टेस्ट जो इन्होंने बनाया आईआईटी मद्रास वालों ने, जिसको टेस्ट करके कहा कि हाँ ये सही है, वो सही टेस्ट नहीं है, ठीक है। और ये एड का मतलब क्या होता है, हेल्प नहीं करेगा डिसीजन मेकिंग में, इट वॉन्ट हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, या आईआईटी दिल्ली का कहना है। तो हमें दोनों ही रिपोर्ट्स, दोनों ही चीज़ों का ध्यान रखना है कि मद्रास वालों ने क्या कहा है, दिल्ली वालों ने क्या कहा है, ठीक है। अब आगे चलेंगे। फर्स्ट कंफर्म डेथ ड्यू टू चांदीपुरा वायरस इन गुजरात। तो चांदीपुरा वायरस कौन सा होता है, ठीक है ना, चांदीपुरा वायरस इन गुजरात, ठीक है ना। तो चांदीपुरा वायरस जो होता है उससे एलिफेंटाइटिस होता है, ठीक है ना। ये एनसीफेलिटिक इलनेस होती है, सॉरी एलिफेंटाइटिस, एनसीफेलिटिक इलनेस होती है, ठीक है ना। एंड मेंबर ऑफ, ठीक है ना, इट इज वेसिकुलो वायरस, मेंबर ऑफ राब्डोविरिडे फैमिली, ये वायरस का वो है, ठीक है। तो ये चांदीपुर वायरस क्वेश्चन क्या आ सकता है कि जो चांदीपुरा वायरस है वो इंडिया में 2024 में कहाँ पर आया, गुजरात में आया चांदीपुरा वायरस, ठीक है ना। और चांदीपुरा वायरस जो होता है उससे कौन सी इलनेस होती है, एनसीफेलिटिक इलनेस जो होती है वो होती है, ठीक है ना। तो ये है इस वायरस के बारे में, ओके, जो आपको पता होना चाहिए। हैज़ बीन एसोसिएटेड विद सैंड फ्लाइज इन इंडिया, ठीक है, इससे सैंड फ्लाइज से एसोसिएटेड है ये। एंड या चलिए आगे चलते हैं। हमें गुजरात वाला चीज़ जो है वो पता होना चाहिए, पहले भी 2004 में गुजरात के अंदर ही जो है आया था, और उससे पहले भी मतलब आ चुका है, इंडिया के अंदर ये आता रहता है ये वाला वायरस, ठीक है। और अब फर्स्ट डेथ जो है वो कंफर्म हो गई है, डेडली इन्फेक्शन है ये। और उसके बाद आगे चलेंगे रैपिड, और ओके, यहाँ पर मैं ये ढूंढ रही थी कि इंसेफेलिटिक इलनेस क्या होती है, इट इज स्वेलिंग ऑफ द ब्रेन, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, इसमें ब्रेन जो है वो स्वेल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे स्वेलिंग ऑफ द ब्रेन, ठीक है ना। और ये चिल्ड्रन को ज़्यादा इफेक्ट करता है, चिल्ड्रन को ज़्यादा इफेक्ट करता है, ठीक है। तो रैपिड इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेन, हाई फीवर, ये सब कुछ होता है इसके अंदर। चलिए आगे चलते हैं। अब रिपोर्ट सून ऑन फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज इन परियार टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन। तो परियार टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन क्या है, क्यों है, ये हमें नहीं पता होना चाहिए, बट हमें पता होना चाहिए कि परियार टाइगर रिजर्व जो है वो कहाँ पर है। तो परियार टाइगर रिजर्व जो है वो थेकड़ी में है, दैट इज केरला में है, ठीक है ना। ये हमें पता होना चाहिए, जो भी न्यूज़ में आते हैं ऐसे नेशनल पार्क्स, उनका ये क्वेश्चन आता है कि कहाँ पर है, तो हमें पता होना चाहिए थेकड़ी केरला में है। उसके बाद फाइनेंस कमीशन का क्या काम होता है, फाइनेंस कमीशन का काम होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंसेस बिटवीन, देखो फाइनेंस कमीशन जो है वो सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन करता है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, और फिर स्टेट्स के बीच में भी। अब स्टेट्स के बीच में जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो किस बेसिस पे होती है कि पॉपुलेशन कितनी है, ठीक है, नीड कितनी है उनकी, उनके पास खुद के टैक्सेस कितने हैं। तो जो पुअर स्टेट्स हैं उनको ज़्यादा टेन टू दे रिसीव मोर मनी। तो यहाँ पे जो फाइनेंस कमीशन है वो डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला हर वंस एवरी 5 years डिसाइड करते हैं। तो ये लिख लेंगे, डिसाइड्स डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला अमंग स्टेट, distribution formula once every 5 years,
ठीक है ना। अब इसके अंदर वो बात कर रहे हैं कॉन्सेप्ट की, जो है इंटरजनरेशनल फिस्कल इक्विटी, जिसको वो बोल रहे हैं इंटरजनरेशनल इक्विटी इज द प्रिंसिपल ऑफ प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड आउटकम्स टू एवरी जनरेशन। कि अब क्या है, वो कह रहे हैं कि अगर जो स्टेट है वो पैसा उठा रही है, डेट उठा रही है, डेट उठा करके सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, तो वो आज की जनरेशन उसका पेमेंट नहीं करेगी, आने वाली जनरेशन जो है उसका वो करेगी। बट अगर जो टैक्सेस हैं वो यूज़ करे जा रहे हैं सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, तो जिस जनरेशन के जो जनरेशन टैक्सेस पे कर रही है उसी के ऊपर वो पैसा लग रहा है, ठीक है ना। तो ये है इंटर जनरेशन फिस्कल इक्विटी का कॉन्सेप्ट, और ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आ सकता है, वैसे नहीं पूछ सकते आप लोगों से, ठीक है। आगे चलेंगे। अब यहाँ पर इन्होंने समझाया हुआ है कि कौन सी स्टेट्स जो हैं वो हाई इनकम स्टेट्स हैं। तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा जो है वो हाई इनकम स्टेट्स हैं। बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान, उड़ीसा, झारखंड जो है वो लो इनकम स्टेट्स हैं। तो ऑब्वियसली उनको ज़्यादा पैसा देना पड़ता है जो लो इनकम स्टेट्स हैं, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। आगे चलेंगे। अरेस्ट एंड लिबर्टी के बारे में बात कर रहे हैं। तो पीएमएलए जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट होता है, ठीक है ना, उसके अंदर 2 मेजर जजमेंट्स आई हैं सुप्रीम कोर्ट की, और वो 2 मेजर जजमेंट्स क्या हैं वो पढ़ेंगे। अब पहले वो पूछ रहे हैं कि क्या हर किसी को अरेस्ट करना ज़रूरी है, ठीक है ना। तो ये अरविंद केजरीवाल वाले केस से रिलेटेड है ज़्यादा, कि अरेस्ट करना ज़रूरी है, अगर अरेस्ट करना ज़रूरी है तो उसका रीज़न भी बताना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि किसी को भी आप उठा लोगे। One concerned the question whether an officer arresting a person on money laundering charges should demonstrate the necessity for arrest for the action to be deemed valid, and the other was shock and revulsion at the ease and quickness with which courts were saying reasoned orders granting bail, ठीक है ना। वर्स्टिंग, अब यहाँ पर 2 चीज़ों की बात हो रही है, ये नोट नहीं करना है। तो यहाँ पर बेल से रिलेटेड 2 चीज़ों की, अरेस्ट और बेल से रिलेटेड बात हो रही है। अरेस्ट से रिलेटेड ये बात हो रही है कि क्या आप मतलब रीज़न देना पड़ेगा अगर आप अरेस्ट कर रहे हो कि आपको क्यों अरेस्ट करना है, या आप ऐसे ही अरेस्ट कर सकते हो। जब हम बात करें पीएमएलए के बारे में, दैट इज़ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। मनी लॉन्ड्रिंग इज आप इलीगली पैसा कमा रहे हो, जैसे ड्रग्स बेच करके पैसा कमा रहे हो, ठीक है ना। तो अरेस्ट क्या रीज़न देना ज़रूरी है, आप ऐसे अरेस्ट कर सकते हो। दूसरा, अगर कोर्ट ने बेल प्रोवाइड करी हो या किसी नीचे वाले कोर्ट ने बेल प्रोवाइड कर दी, ठीक है ना, और रीजनड ऑर्डर दिया है कोर्ट ने कि भाई हाँ ये है वो है, और फिर भी कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स या कोई और कोर्ट्स उसको रिजेक्ट कर देते हैं बेल को, क्या वो सही है कि एक रीजनड ऑर्डर दिया गया है, वैलिड ऑर्डर दिया गया है कि हाँ बेल ग्रांट कर देनी चाहिए, क्या अरेस्टेड रखना ज़रूरी है, ये क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट ने पूछा। A bench headed by Justice Sanjeev Khanna granted interim bail. Interim bail क्या होती है? Temporary bail for the second time since his arrest in March to Delhi Chief Minister. उनको second time bail grant हो गए, interim bail, in the course of a discussion on the legality of his arrest by Enforcement Directorate. अब जो इतने भी PMLA के केसेस होते हैं वो कौन देखता है? ED देखता है, Enforcement Directorate देखता है, ठीक है। The 64-page verdict ended with a reference to larger bench. The question whether ED would have to prove the need or necessity to arrest a person before effecting an arrest. Section 19 of PMLA speaks of the arresting officer being required to have reason to believe that the person is guilty of money laundering before effecting arrest. उसको ये reason to believe होना चाहिए कि हाँ इसने मनी लॉन्ड्रिंग करी है, ऐसे ही नहीं अरेस्ट कर सकते आप। PMLA casts a statutory obligation on an officer to both record reasons for arrest and convey ground for arrest to the accused, ठीक है। तो अक्यूज को भी बताना पड़ेगा कि तुमको क्यों अरेस्ट किया गया है। अब यहाँ पर हम हेडिंग लिखेंगे, ठीक है, अरेस्ट अंडर पीएमएलए। इन अरविंद केजरीवाल केस, सुप्रीम कोर्ट raised a question whether ED, that is Enforcement Directorate, would have to prove the need or necessity to arrest a person before effecting arrest. क्या उनको बताना पड़ेगा कि हम रीजंस देने पड़ेंगे या ऐसे ही। अब ये जो क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन रेफर्ड टू
रेफर्ड टू लार्जर बेंच। ये जो क्वेश्चन है ये लार्जर बेंच को रेफर कर दिया गया है, मतलब ज़्यादा नंबर ऑफ जजेस बैठ करके ये डिसाइड करेंगे, ये वाला क्वेश्चन। अब इसमें ही ये लोग थोड़ी बहुत हमें सेक्शन वगैरह बता रहे हैं, तो ये भी नोट कर लेते हैं। तो सेक्शन 19 ऑफ PMLA क्या कहता है, दैट इज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। सेक्शन 19 कहता है arresting officer required to have reason to believe that person is guilty of money laundering before effecting arrest। अब ये किसको याद करना चाहिए सेक्शन? क्लैट वालों को याद करना चाहिए, बिल्कुल यस, क्लैट वालों को ये याद रखना चाहिए, ठीक है ना। क्लैट, ओनली क्लैट वाले इसको याद रखेंगे, बाकी सबको पता होना चाहिए कि हाँ ऐसा होता है PMLA के अंडर, ठीक है ना, बट याद सेक्शन क्लैट वाले रखेंगे। इंडिया रैंक सेकेंड इन ग्लोबल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, मतलब जब हम ग्लोबली बात करते हैं पूरे वर्ल्ड की, तो हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, हमारा जो प्रोड्यूस है उसमें हम सेकेंड रैंक करते हैं। तो यहाँ पर हम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के बारे में बात कर रहे हैं, और उसमें हमें एक फैक्ट पता चल रहा है, वो क्या है कि इंडिया रैंक्स सेकेंड इन ग्लोबल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। कि हम क्या रैंक करते हैं, हम सेकेंड रैंक करते हैं ग्लोबल एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में, ठीक है ना। तो बट इट्स शेयर इन ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट, कि हम दूसरी कंट्रीज को कितना सामान भेजें, 2.4% ही है हमारा, ठीक है ना। शेयर इन ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इज 2.4%, मतलब हम दूसरी कंट्रीज को एग्रीकल्चर सामान जो भेज रहे हैं वो 2.4% ही है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि लो प्रोडक्टिविटी या फिर सप्लाई चेन इश्यूज हैं, हम सामान नहीं पहुंचा, मतलब मंडीज तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन इश्यूज हैं, ठीक है, एज इंडिया। और हमारी पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, हम अपनी पॉपुलेशन को फीड कर लें वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि दूसरों के लिए बचता है इतना सामान या नहीं। उसके बाद हम जो अगला एडिटोरियल है वो बात करता है अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, कि अनएम्प्लॉयमेंट का सोल्यूशन निकालना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो एनुअल सर्वे ऑफ यूनिकॉर्न unincorporated sector social sector enterprises notes that just 21% of total establishment use the internet for entrepreneurial activities. The survey quite similar to says the unincorporated non-agriculture economy employed about 11 crore workers. तो ये ऐसे वाले जो है वो नोट कर सकते हैं, बाकी और किसी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो एक मेजर इशू है इंडिया का। उसके बाद नीनो सालुकवादजे विल बिकम जस्ट द सेकेंड एथलीट टू कम्पीट एट 10 ओलंपिक गेम्स, ठीक है। तो ये फैक्ट है, लिख लेते हैं। नीनो सालू के वदजे, ठीक है, क्या बन गए ये, टू बिकम सेकेंड एथलीट टू कम्पीट एट 10 ओलंपिक गेम्स, मतलब 10th ओलंपिक गेम्स में ये कम्पीट करेंगी, ठीक है ना। और ये किस में है, जॉर्जियन शूटर हैं ये, ठीक है ना, जॉर्जियन शूटर हैं, ठीक है ना। टेकिंग पार्ट सिंस 1988 सियोल गेम्स, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। उसके बाद इंडियाज फर्स्ट वुमेन पैरा ओलंपिक मेडलिस्ट दीपा मलिक हैज़ बीन नेम्ड, ये पूरा का पूरा चेपेंगे, इंडियाज फर्स्ट वुमेन पैरालंपिक medalist Deepa Malik named sub-regional representative for South Asia
बाय एशियन पैरालंपिक कमिटी। ठीक है ना, शी हैज़ बीन नेम्ड एंड शी इज़ द फर्स्ट वुमेन पैरालंपिक मेडलिस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है ना, तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। As many as 117 athletes from 16 disciplines are a bigger number of sports staff, 114 all will represent। तो इंडिया में पेरिस में ओलंपिक्स हो रहे हैं। पेरिस ओलंपिक्स की अगर हम बात करें तो इंडिया से कितने लोग जा रहे हैं, 117 एथलीट्स, ठीक है ना, जा रहे हैं, और 114 टोटल जा रहे हैं जिसमें सपोर्टिंग स्टाफ है, और 16 डिसिप्लिन्स में ये रिप्रेजेंट करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद ट्रम्प्स पिक फॉर जेडी वैंस फॉर वीपी वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है ना, तो डोनाल्ड ट्रंप लिखेंगे, डोनाल्ड ट्रंप पिक्ड जेडी वैंस फॉर वाइस प्रेसिडेंट। अब हमें जेडी वैंस के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि जब जो बाइडन ने पिक किया था कमला हैरिस को, एंड शी वाज हैविंग इंडियन रूट्स, दैट इज व्हाई दैट वाज रियली इंपॉर्टेंट, बट दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट क्योंकि इनके ओपिनियन जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं कि ये किसकी साइड ले रहे हैं। वॉर्स चल रही हैं, इसराइल की वॉर चल रही है, ठीक है, उधर से यूक्रेन की वॉर चल रही है, तो ये ओपिनियंस बहुत मैटर करती हैं किसकी, जेडी वैंस की। तो आप जेडी डांस से याद कर सकते हो, डांस की जगह वैंस लगा दो, JDD, तो जेडी डांस। अब यहाँ पर जेडी को लोग बोल रहे हैं कि चल तू डांस कर। डोनाल्ड ट्रंप पिक जेडी वैंस अ स्टॉन्च ओपोनेंट ऑफ एड टू फॉर कीव। कीव किसकी कैपिटल है, यूक्रेन की कैपिटल है। तो ये स्टॉन्च ओपोनेंट है, ये कहता है कि भैया तुम यूक्रेन को वॉर के लिए पैसा मत दो, तुम अपना देखो, ठीक है ना, और तुम फोकस करो एशिया पे, तुम्हारा फोकस एशिया पे होना चाहिए। एज हिज रनिंग मेट सिग्नलिंग अ पोटेंशियल शिफ्ट अवे फ्रॉम यूरोप इफ द रिपब्लिकन कैंडिडेट विंस इन नवंबर। अब ये क्या कह रहे हैं कि भैया हमको यूरोप से कुछ लेना नहीं है, ठीक है, हम तो एशिया पे फोकस करेंगे, हम अपना एशिया पे फोकस करेंगे तो क्या होगा, बिजनेस बढ़ेगा, चीज़ें बढ़ेंगी। यहाँ पर तो इनको यूरोप पे फोकस करके तो इनको पैसा देना पड़ रहा है, यहाँ से ये कमा सकते हैं पैसा, ऐसा सा कुछ। मिस्टर वैंस 39 ईयर रिटायर्ड US मैरीन एंड बेस्ट सेलिंग ऑथर। अब वैंस के बारे में हमें पता होना चाहिए, तो सबसे पहले हम जेडी वैंस के बारे में पढ़ेंगे। तो जेडी वैंस का जो फर्स्ट पॉइंट है क्या है, रिटायर्ड US मैरीन एंड बेस्ट सेलिंग ऑथर। ठीक है, अब इसके अंदर, ठीक है, इज अगेंस्ट एड गिवन टू यूक्रेन। ठीक है ना, जो हेल्प, जो पैसा प्रोवाइड कर रहे हैं यूक्रेन को, उसके अगेंस्ट है। और उसके बाद मिस्टर वैंस वाज वन ऑफ द फेयरेस्ट ओपोनेंट्स ऑफ अप्रूवल ऑफ $61 बिलियन न्यू एड जो दी गई है उसको वो अगेंस्ट रहता है। ठीक है ना, तो असिस्टेंस, जो मिलिट्री असिस्टेंस यूक्रेन को मिलिट्री असिस्टेंस और एड प्रोवाइड कर रहे हैं उसके ये अगेंस्ट है। तो मतलब अगर ये लोग पावर में आ जाते हैं तो बहुत बड़ी चीज़ हो सकती है, यूक्रेन रशिया की वॉर खत्म हो सकती है, क्योंकि अगर ये लोग पैसा नहीं देंगे यूक्रेन को तो यूक्रेन जो है वॉर सस्टेन नहीं कर पाएगा। तो जेडी वैंस जो है वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट हैं डोनाल्ड ट्रंप के, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद मिस्टर वैंस यूरोपियन कंट्रीज हैव रिलाइड ऑन। अब ये लोग जो है ना, मतलब जब ट्रंप भी पावर में थे तो वो नाटो को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते थे, वो कहते थे कि जो ये यूरोपियन कंट्रीज है इनको खुद के वेपन्स इनके पास होने चाहिए, खुद की मिलिट्री इनके पास होनी चाहिए, हम क्यों इनकी हेल्प करें, हम अपने लोगों का देखेंगे, हम अपने देश को देखेंगे, हम नहीं इनको एड प्रोवाइड कर सकते, इनकी ओपिनियन ये है। ठीक है, उसके बाद चाइना हॉल्ड्स न्यूक्लियर आर्म्स टॉक्स विद US ओवर ताइवान वेपन सेल्स। तो चाइना जो है हॉल्ट अगेन स्टॉप, ठीक है, स्टॉप कर दी न्यूक्लियर आर्म टॉक्स विद US, क्योंकि चाइना सस्पेंडेड न्यूक्लियर नॉन proliferation and arms control talks with USA। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि वेपन सेल टू
ताइवान। तो देखो यार, ताइवान जो है, चाइना सपने देख रहा है कि किसी दिन मैं ताइवान को हथिया लूंगा, ठीक है ना, और यूएसए कहता है मैं ताइवान को नहीं हथियाने दूंगा तुम्हें। तो अब यूएसए सेल कर रहा है ताइवान को वेपन्स, तो इसलिए कहते हैं हमको नॉन प्रोलिफरेशन क्या होता है कि ज़्यादा वेपन्स नहीं, न्यूक्लियर वेपन्स हम ज़्यादा नहीं बनाएंगे, एक रेस में नहीं पड़ेंगे तुम्हारे पास इतने हम इतने बनाएंगे, तो हम कम कर देंगे, वो नहीं मान रहे। तो अब जो डोनाल्ड ट्रंप पे अटैक हुआ है, ईरान को कहा जा रहा था कि ईरान ने किया, ईरान कहता मैंने कुछ ऐसा नहीं किया है, ठीक है ना, मेरे पीछे मत पड़ो। अब उसके बाद रिप्रेजेंटेटिव एडम शिफ, जो ये डोनाल्ड ट्रंप पे अटैक हुआ है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना, कि डोनाल्ड ट्रंप पे अटैक किसी ने कहा ईरान ने किया, ईरान कहता मैंने कुछ नहीं किया। उसके बाद रिप्रेजेंटेटिव एडम शिफ ऑन वेडनेसडे बिकेम द मोस्ट हेवी वेट डेमोक्रेट सो फार टू पब्लिकली अर्ज यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन टू स्टेप असाइड। अब देखो यार, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जो बाइडेन जो है वो एक डेमोक्रेट है, ठीक है ना, डेमोक्रेट है, ठीक है ना, और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक रिपब्लिकन है, ये इनकी पार्टीज हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर लोग मतलब जो डेमोक्रेटिक पार्टी है वो नहीं चाहती कि जो बाइडन इलेक्शंस लड़े, जो आने वाले इलेक्शंस हैं 2024 नवंबर में होने वाले हैं यूएसए में, ठीक है ना, तो वो कह रहे हैं कि भैया तू स्टेप डाउन कर जा, तो ट्रंप को नहीं हरा पाएगा। अब देखते हैं क्या होता है। स्टेट्स कैन नॉट टिंकर विद द शेड्यूल कास्ट लिस्ट सेज एससी। अब यहाँ पर क्या है कि जो शेड्यूल कास्ट होते हैं उनका हम देखते हैं। आर्टिकल 341 इज अ प्रोविजन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट गिव्स द प्रेसिडेंट द पावर टू स्पेसिफाई द कास्ट, रेसेस और ट्राइब्स दैट विल बी क्लासिफाइड एज शेड्यूल कास्ट अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। किसके पास पावर है शेड्यूल कास्ट जिसके पास पावर है टू स्पेसिफाई द कास्ट, रेसेस एंड ट्राइब्स दैट कैन बी क्लासिफाइड एज शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल कास्ट डिक्लेयर करने की पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट का एसेंट रिक्वायर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ये आर्टिकल 341 लिख लेंगे, बट हम ये रीडिंग भी मार लेते हैं। The Supreme Court has held that the states cannot tinker with the scheduled caste। छेड़छाड़ नहीं कर सकते। टिंकर का मतलब क्या है? टू रिपेयर, एडजस्ट, ठीक है, नहीं एडजस्ट कर सकते, नहीं छेड़छाड़ कर सकते विद द शेड्यूल कास्ट लिस्ट। आर्टिकल 341 ये पावर किसको देता है? प्रेसिडेंट को देता है। एनी एक्सक्लूजन, इंक्लूजन और एक्सक्लूजन ऑफ एनी कास्ट, रेस और ट्राइब और पार्ट ऑफ अ ग्रुप विद इन द कास्ट, रेसेस और ट्राइब हैज टू बी बाय लॉ मेड बाय पार्लियामेंट एंड नॉट बाय एनी अदर मोड और मैनर। मतलब पार्लियामेंट देगा और उसके ऊपर सॉरी फॉर द वर्ब एसेंट चाहिए होगा प्रेसिडेंट का, ठीक है। अब जजमेंट बाय द टॉपकम केम इन अ चैलेंज बाय भीमराव अंबेडकर विचार मंच पटना टू अ July 1, 2015 notification issued by Bihar government on the basis of the recommendation of State Backward Classes Commission to merge the extremely backward class of Tanti Tantwa with the scheduled caste of Pan Savasi। तो यहाँ पर ये हम अब पूरा लिखेंगे, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट सेज states cannot tinker, cannot tinker, tinker को अंडरलाइन करके एडजस्ट लिख लेंगे इसके ऊपर। cannot tinker, tinker with scheduled castes lists, with scheduled castes lists, ठीक है ना। स्टेट्स जो हैं छेड़छाड़ नहीं कर सकती, कौन सी लिस्ट से? शेड्यूल कास्ट लिस्ट से, ठीक है ना। ये क्या हुआ था? अब इसके हम लिख लेंगे। बिहार गवर्नमेंट इन 2015 केम अप विद अ नोटिफिकेशन टू मर्ज सर्टेन कास्ट, ठीक है। चैलेंज इन सुप्रीम कोर्ट, ये चैलेंज हो गया सुप्रीम कोर्ट में। इन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट सेड एनी इंक्लूजन और एक्सक्लूजन ऑफ एनी कास्ट, रेस और ट्राइब by law made by can be made by पार्लियामेंट, ठीक है ना। और उसके अंदर भी पार्लियामेंट बनाती है। और फिर आर्टिकल 341 जो है इसके अंदर एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट लगता है, एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट रिक्वायर्ड। तो पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट के हाथ में ये पावर्स है, स्टेट इसमें कुछ नहीं कर सकती हैं, ठीक है। एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट रिक्वायर्ड, स्टेट इसके अंदर कुछ भी नहीं कर सकती है,
ठीक है, अब आगे चलेंगे। द पुलिस 10 पुलिस डॉग्स अलॉन्ग विद 17 हैंडलर्स फ्रॉम इंडिया आर इन पेरिस टू प्रोवाइड सिक्योरिटी फॉर ओलंपिक्स एट द रिक्वेस्ट ऑफ फ्रेंच मिशन इन इंडिया। तो यहाँ पर पुलिस डॉग्स इन पेरिस टू प्रोवाइड सिक्योरिटी फॉर ओलंपिक्स। ठीक है ना, कौन सा कंटिजेंट गया है? इंडियन K9 कंटिजेंट भेजा गया, पहली बार ये ऐसा कंटिजेंट गया है। ठीक है जी, तो पेरिस में हमारे इंडियन कुत्ते गए हैं, वो देखेंगे कि भैया ओलंपिक्स में कुछ कोई इधर उधर कुछ चीज़ ना हो। उसके बाद आगे चलेंगे। महाराष्ट्र रोल्स आउट स्टाइफन इंटर्नशिप स्कीम। स्टाइफन क्या होता है? इंटर्नशिप जब आप करते हो, मतलब आप जॉब नहीं कह सकते, उसके अंदर आप इंटर्न होते हो और उसमें आपको सैलरी नहीं मिलती, स्टाइफन मिलता है। ठीक है, तो महाराष्ट्र लेकर आया ये। उस स्कीम का नाम क्या है? लिखेंगे मुख्यमंत्री युवा कन्या प्रशिक्षण योजना। ये क्या है? महाराष्ट्र स्टाइफन बेस्ड इंटर्नशिप स्कीम। ठीक है, एंड दिस इज फॉर अनएम्प्लॉयड यूथ। ठीक है ना, अनएम्प्लॉयड यूथ को मिलेगा ये। तो हमें स्टेट याद रखनी होती है। पोल विक्ट्री एंड गुड इमेज। अब यहाँ पे क्या था? बिहार के अंदर एक MLA था जिसने 2 मर्डर्स किए हुए थे, एंड वो फिर भी उसको MLA चुन लिया गया, लोगों ने इलेक्ट कर लिया। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है जस्ट बिकॉज लोगों ने उसको इलेक्ट कर दिया डजंट मीन कि अब वो मर्डर्स के लिए उसको ट्राई नहीं करेंगे, या अगर वो गिल्टी हुआ तो उसको पनिश नहीं करेंगे। ठीक है, ये लिखने वाला नहीं है, बस पता होना चाहिए। उसके बाद ऑफ अ ग्लाइडेड पास्ट एंड फ्यूचर नालंदा ग्लोरी। अब देखिए, नालंदा जो है वो इनॉग्रेट कर दिया बिहार में, तो नालंदा से इस बार क्वेश्चन जरूर आएगा, तो पढ़ लेते हैं। इनॉग्रेशन हुआ है नालंदा यूनिवर्सिटी कैंपस का राजगीर बिहार में। तो ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर हुआ है? राजगीर बिहार में हुआ है। Established by Emperor Kumar Gupta I of the Gupta dynasty around 427 AD, Nalanda, a center for learning, carved out its own niche with the support of the Pala kings and later the monks of Nalanda, who were patronized by the Pithipatis of Bodh Gaya। ठीक है, तो यहाँ पर अब जो नालंदा की हिस्ट्री है हम वो लिखेंगे। नालंदा यूनिवर्सिटी, ठीक है, डिस्ट्रॉय कर दी गई थी बहुत पहले, बट अब दोबारा से इनॉग्रेट करी गई है। ठीक है, इनॉग्रेटेड इन राजगीर कैंपस। कहाँ पे है? राजगीर बिहार में आया है। ठीक है ना, 2024 के अंदर ही आया ये। उसके बाद यहाँ पर इसकी हिस्ट्री बताई जा रही है। इस्टेब्लिश्ड बाय एम्परर कुमार गुप्ता I, ठीक है, ऑफ गुप्ता डायनेस्टी अराउंड 427 AD के अंदर ये हुआ था। ठीक है ना, और फिर उसके बाद द नेम्स ऑफ आर्यभट्टा जो है वो यहाँ से पढ़े थे। हर्षा ह्यून त्सांग जो थे वो यहाँ पर जो चाइनीज ट्रैवलर हैं, ह्यूइंग त्सांग spent 5 years during the reign of Harshvardhan in 7th century। ठीक है ना, एंड उसके बाद अब यहाँ पे डिस्ट्रॉय कैसे हुई? ठीक है ना, डिस्ट्रॉय कैसे हुई उसकी बहुत अलग अलग थ्योरीज हैं। ठीक है ना, कोई कहता है कि नालंदा वॉज डिस्ट्रॉयड बाय बख्तियार खलजी अराउंड 1200 AD। ठीक है ना,
कि बख्तियार खलजी ने 1200 AD के अराउंड डिस्ट्रॉय कर दी थी नालंदा। ठीक है, उसके बाद a खलजी ऑफिसर बख्तियार खलजी whose uncle had fought टेरेंस, तो ये बोला जाता है, डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज है इससे रिलेटेड कि किसने क्या किया। तो नालंदा यूनिवर्सिटी इज इंपॉर्टेंट टॉपिक। ऑन जुलाई 11 भारतीय जनता पार्टी लेड महायुति गवर्नमेंट टेबल महाराष्ट्र स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट। अब ये क्या है ये समझेंगे। महाराष्ट्र स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी, that is MSPS एक्ट 2024। तो इसके अंदर क्या है, एम्ड एट कर्बिंग अर्बन नक्सलाइट्स, जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं नक्सलाइट्स, ठीक है ना। और वो अर्बन मतलब सिटीज में भी आ गया, रूरल में ही नहीं है, अर्बन नक्सलाइट्स के लिए ये आ रहा है, ठीक है ना। द बिल अलाउज, ये बिल अलाउज द स्टेट टू डिक्लेयर any organization as unlawful, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑलरेडी कौन सी स्टेट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा हैव दिस बिल, हैव दिस लॉ, ठीक है ना। इन स्टेट्स में ऑलरेडी ये लॉ है। अब इससे क्या होगा, दीज एक्टिव फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो सिटी के अंदर रह रही हैं और अटैक्स वगैरह कर रही हैं, तो इनके नेटवर्क्स डिस्ट्रॉय करने पड़ेंगे। यूएपीए जो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट है, जो टेररिज्म और उनके लिए नक्सलिज्म से रिलेटेड है, इसके अंदर जो पावर रहती है वो हाई कोर्ट जजेस के पास पावर होती है। यहाँ पर जो एक्ट है, जो स्टेट का एक्ट है, उसके अंदर ये खुद का एक नंबर ऑफ पर्सन बताते हैं जिनके पास पावर रहती है टू डिक्लेयर अनलॉफुल एसोसिएशन। तो ये डिफरेंस रहता है इसके अंदर, ठीक है ना। तो अभी हमें बस इतना ही बेसिक पता होना चाहिए कौन सी स्टेट में ये है, क्या लेकर आ रही है, कौन सी स्टेट लेकर आ रही है, बस इतना ही हमारे पेपर में आ सकता है। उसके बाद बात करते हैं वुमेन इन पार्लियामेंट, ठीक है ना। वुमेन इन पार्लियामेंट या एज वुमेन पॉलिटिशियंस लिख लेते हैं, वुमेन पॉलिटिशियंस, वुमेन पॉलिटिशियंस, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम वुमेन पॉलिटिशियंस की बात करें तो सबसे पहले जो लोकल बॉडीज़ हैं, ठीक है ना, लोकल बॉडीज कौन सी होती है, पंचायत, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। तो वहाँ पे 73rd एंड 74th अमेंडमेंट जो है, 73rd एंड 74th अमेंडमेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन 1992-93 provided 1/3 reservation for women in panchayats and म्यूनसिपैलिटीज, ठीक है ना। पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज में ऑलरेडी 1/3 रिजर्वेशन है फॉर वुमेन, ठीक है ना। उसके बाद अब लोकसभा के अंदर भी रिजर्वेशन हो गई है, ठीक है। अगर हम देखें तो 106th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से क्या हुआ, 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है ना, जो कि 2023 में आई है, प्रोवाइडेड 1/3 रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन, कहाँ पर, इन लोकसभा प्लस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ठीक है। तो यहाँ पर ये रिजर्वेशन है और ये अभी एप्लीकेबल नहीं हुई है, शैल कम इनटू इफेक्ट, ये सेकंड पॉइंट बनेगा, कम इनटू इफेक्ट बेस्ड ऑन delimitation exercise after
relevant figures of first census conducted after commencement of this act is published। ठीक है ना, जो सेंसस होगा मतलब पॉपुलेशन काउंटिंग एक्टिविटी होगी और उसके बाद डीलिमिटेशन होगी। डीलिमिटेशन क्या होती है? डीलिमिटेशन इज रीड्रॉइंग द बाउंड्रीज। डीलिमिटेशन क्या होती है? रीड्रॉइंग द बाउंड्रीज। जैसे होता है ना कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये एरिया आता है, तो वो बाउंड्रीज को रीड्रॉ करना, जब वो हो जाएगा तब जो ये लॉ है वो एप्लीकेबल होता है। 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो गाइज दैट्स इट। अगर आपको कुछ भी बाय करना है blockary.in पर जा सकते हो, ठीक है ना। वहाँ पर कंपाइलेशंस मंथली अवेलेबल हैं, जून की जल्दी आ जाएगी। एंड या दैट्स इट। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करके जाना, लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, टेक केयर।